हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और पॉलिटी में हम आज से शुरू करने वाले हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। और इसमें हमारी पहली बॉडी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। न्यूज़ में अक्सर ये बनी रहती है क्योंकि कोई ना कोई मामला मानवाधिकार से रिलेटेड उठाती रहती है, तो इसलिए भी इसके लिए जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इस बॉडी का गठन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बताया, हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि एक संवैधानिक निकाय ये नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि सांविधिक निकाय है। याद रखिएगा, सांविधिक। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, संवैधानिक और सांविधिक में? तो संवैधानिक बॉडी नाम से ही पता चल रहा है, जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, जिसे शक्तियाँ खुद संविधान ने दी हैं, उसे कहा जाता है संवैधानिक। सांविधिक होता है, संविधान में उसका कोई मेंशन नहीं है, बल्कि संसद में अधिनियम पारित करके उसका गठन किया जाता है। अधिनियम पारित करके, लॉ पास करके, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है सांविधिक, या फिर इसे गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ मैंने कहा था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये एक सांविधिक बॉडी है। तो इसी के बारे में देखेंगे कि कब इसका गठन किया गया और क्या क्या पूरा प्रोसीजर है इसका। उससे पहले आप में से कई लोगों ने परचेज़ कर ली है ये PDF नोट्स जो हैं। जिन्हें नहीं पता है इसके बारे में, या फिर जिन्होंने नहीं किया है, उनके लिए है GK ब्रह्मास्त्र। ये कंप्लीट GK की PDF आपको मिलेगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और अब आपके लिए काम ये है कि 8 मार्च, 31 मई और 10 अक्टूबर, इन दिन कौन से डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, और अगर आपने इंपॉर्टेंट डेज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट डेज़ और उनके थीम्स के साथ वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। इसका आंसर होगा C, 10 दिसंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसा निकाय है? तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन संसद में एक लॉ पास करके किया गया, न कि संविधान में इसके बारे में कुछ बताया है। संविधान में कुछ नहीं बताया गया है। ओके, फिर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? जैसे मैंने बताया कि एक अधिनियम के अंतर्गत हुआ, तो अधिनियम ये कब पास किया गया, मतलब ये अधिनियम कब लेकर आया गया, किस वर्ष? तो ये अधिनियम था 1993 का अधिनियम। नाम क्या था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ओके, तो याद रखिएगा 1993। मानवाधिकार अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? तो आंसर है B, अध्याय 8 और धाराएं 43, यानी कि 43। और ये याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा याद रखने की, क्योंकि अक्सर ही NHRC जब कोई इशू लेकर आती है, कोई मुद्दा उठाती है, तो कोई ना कोई उसकी धाराएं न्यूज़ में आ जाती हैं। तो इसीलिए धाराएं कितनी हैं? 43 हैं और 8 अध्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो अभी हाल ही में बात की गई है, फ़िलहाल में 2019 में, पिछले ही साल इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, और संशोधन करके बहुत सारे चेंजेस किए गए। वो चेंजेस क्या हैं, यहाँ देखिए, ये चेंजेस हैं उसमें। पहला है, NHRC का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होगा। पहले क्या था, चेंज बताया गया ना कि अभी क्या प्रावधान किए हैं 2019 में। तो चेंज इसमें ये किया गया कि पहले सिर्फ ये प्रोविज़न था कि सुप्रीम कोर्ट का जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश है, वही NHRC का अध्यक्ष बन सकता है। अभी प्रोविज़न ये किया गया कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट का, दोनों ही बन सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश भी, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं और बाकी न्यायाधीश भी बन सकते हैं, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। ठीक है, पहला चेंज ये है। दूसरा क्या है, आयोग के 3 सदस्यों में से कम 1 महिला सदस्य होगी। ठीक है, 3 में से 1 सदस्य महिला होनी चाहिए। फिर आगे ये ना ऑप्शंस नहीं हैं। ठीक है, ये नंबर्स हैं, मुझे 1 तो 3 करके करना चाहिए था, ज़्यादा बेटर होता। खैर छोड़िए। थर्ड है, पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को भी शामिल किया गया है। इससे पहले इसमें सिर्फ 4 पदेन सदस्य होते थे। पदेन सदस्य क्या होता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो का मतलब मैंने बताया था जब हमने उपराष्ट्रपति किया था। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो सभापति होते हैं, है ना। तो मतलब क्या है कि जिस पोस्ट पर हैं, वो जिस पोस्ट के लिए चुने गए हैं उस पर तो हैं ही, उस पोस्ट पर चुनने के साथ ही वो किसी और पोस्ट के लिए भी अपने आप एलिजिबल हो गए, अलग से चुनाव नहीं हुए दूसरी पोस्ट के लिए।
इन्हें कहा जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर या फिर ऑफिसर, जो भी कहिए। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, प्लस ये वैसे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, लेकिन मैं अभी से बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ पर रिविजन ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक अध्यक्ष होता है, उसके अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं और 4 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये जो है ये 1993 का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था, उसके अनुसार ये मेंबर्स इस तरह से थे, ठीक है। तो ये जो 4 पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो सदस्य थे, ये कौन कौन से थे? एक तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो, दूसरे अनुसूचित जाति आयोग जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके अध्यक्ष, तीसरे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, एससी और एसटी के लिए जो अध्यक्ष होते हैं दोनों, और जो 4th मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। ये 4 होते थे। अभी 2019 में जो इसमें संशोधन किया गया, उन चारों के अलावा इन्हें भी ऐड कर दिया गया। किन्हें? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, ठीक है। तो इन तीनों को भी अब इसमें शामिल कर दिया गया है पदेन सदस्य के रूप में, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में। आई होप चीज़ें क्लियर हुई हों। फिर नेक्स्ट है चेंज क्या किया गया, NHRC और SHRC। SHRC क्या है? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। जैसे हमने देखा था UPSC केंद्र के लिए है, और उसके अलावा SPSC होते हैं स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, एक तो पूरी कंट्री के लिए और बाकी अलग अलग राज्यों के लिए भी है, जो राज्यों के स्तर पर हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोनों का मेंशन किया गया। NHRC और SHRC के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को कम करके 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो कर दी गई है। पहले ही कितनी थी? पहले याद रखिएगा 5 वर्ष और 70 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष तक या फिर 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अभी इसको कम कर दिया गया है, कार्यकाल को 3 वर्ष कर दिया गया है। तो आप कई बार क्वेश्चन देखेंगे तो अगर वो अपडेटेड नहीं होंगे तो हो सकता है उसमें 5 वर्ष और 70 वर्ष लिखा हो, लेकिन अब क्योंकि ये चेंजेस हो चुके हैं, संरक्षण अधिनियम जो है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में चेंज किए गए हैं, पास भी हो चुका है। तो इसलिए अब अगर आपके सामने ये सवाल आता है तो आप 3 वर्ष करेंगे और 70 वर्ष की आयु करेंगे। और लास्ट चेंज जो किया गया, इसके साथ ही पुनः नियुक्ति के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि ये कि 5 वर्ष का अगर कार्यकाल ख़त्म हो गया है और 70 वर्ष आयु कंप्लीट नहीं हुई है तो मेंबर फिर से नियुक्त हो सकते थे मानवाधिकार आयोग में, लेकिन अभी इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया। 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु पूरी हुई तो वो हट जाएंगे, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर पुनर्नियुक्ति उनकी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसे समाप्त कर दिया गया है। अब आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं मिल गए, तो कोशिश कीजिएगा उनको आप खुद से एक बार ट्राई करें। फिर हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पदेन सदस्य नहीं पूछे हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, और अब 7 पदेन सदस्य हो गए हैं। तो यहाँ पर पदेन सदस्यों के बारे में नहीं पूछा गया है, अध्यक्ष सहित जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो आंसर है D 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिलहाल आपको देखने को मिलेगा 4 ही सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और प्लस 3 सदस्य और हैं, ठीक है। और एक सीट वैकेंट है, एक सीट खाली है। तो सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। फिलहाल अगर पूछा जाए तो 4 ही सदस्य हैं, ठीक है, एक सीट खाली है। फिर है 4 पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो 4 अन्य पदेन सदस्य कौन से हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, 2 हो गए ये, ठीक है, एक यहाँ से एक यहाँ से, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो ये चारों होते हैं। इन चारों के अलावा जैसे हमने देखा ही कि 2019 में जो चेंजेस किए गए, उसके अलावा 3 और ऐड कर दिए गए हैं। तो पदेन सदस्य अब टोटल हो गए हैं 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर, ठीक है। जैसे हमने देखा ही था, राष्ट्रपति किया था तब भी, कि राष्ट्रपति के हाथों में जो भी शक्तियां दी गई हैं, किसी न किसी की सिफारिश या किसी न किसी के कहने पर ही वो काम करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। खुद की मर्ज़ी से बहुत ही कम ऐसा होता है जो बुक करते हैं कुछ। तो इसीलिए
जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन 6 सदस्यीय समिति होती है जिसकी सिफारिश पर करते हैं, और इस समिति का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। इनमें से कौन उस समिति का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री तो होते ही हैं, उनके नेतृत्व में ही बनती है ये 6 सदस्यीय समिति। साथ में लोकसभा में विपक्ष का नेता जो होता है, विपक्षी पार्टी में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होती है लोकसभा में, उसमें से एक विपक्ष का नेता चुना जाता है। ठीक है, तो वो विपक्ष का नेता भी होता है इस समिति में। आंसर होगा सी, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी, राज्यसभा का सभापति। अब ये 6 सदस्यीय समिति की बात की तो बाकी 2 तो हमें मिल गए, एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। बाकी 4 कौन होते हैं? तो बाकी चारों में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। फिर राज्यसभा के सभापति नहीं होते बल्कि उपसभापति होते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए। लोकसभा में विपक्ष का नेता तो होता ही है, साथ में राज्यसभा, सदन 2 है ना संसद के, तो राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता जो होता है वो इसका सदस्य होता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अभी कौन है? अमित शाह। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 सदस्य होते हैं जिनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पहले था ये कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, लेकिन अब ये नहीं है, अब है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। 2019 में जो चेंज किया गया उसके अनुसार 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर भी आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ हो सकता है बताइए? कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो प्रकृति कैसी होती है? सलाहकारी। सिफारिशें जो करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसकी प्रकृति होती है सलाहकारी। सरकार माने या ना माने उनके ऊपर है। ठीक है, ये सलाह अपनी दे देते हैं, मानना या ना मानना सरकार के ऊपर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्न में से कौन से कार्य करता है? तो ये तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग है तो क्या काम करेगा? मानव के अधिकारों से रिलेटेड जो भी काम होंगे, तो क्या क्या है? मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, बिल्कुल ठीक है। जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना और इस बारे में सिफारिशें करना, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसी रिपोर्ट्स भी आपने देखी होंगी मानवाधिकार आयोग की आती रहती है कि जेलों में जो बंदी हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी केस के ही लोग पड़े हुए हैं जेलों में और कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है कि जेल में लोग क्यों हैं, ठीक है, बिना किसी केस के या फैसला नहीं आया फिर भी जेलों में। तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी मानवाधिकार आयोग ही लेकर आता है, ठीक है। फिर है मानव अधिकारों के उल्लंघन के सभी कारणों की समीक्षा करना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? तो वही अधिनियम जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रावधान करता है वही राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग का प्रावधान करता है। क्या है? 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राज्य मानवाधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है? तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों। बी और सी क्यों है? केंद्र सूची क्यों नहीं है? क्योंकि ये राज्य मानवाधिकार आयोग है, ठीक है। राज्य का है तो राज्य सूची और संवर्ती सूची से संबंधित जो भी मानवाधिकार से मामले होंगे, संबंधित मामले होंगे, उनके बारे में जांच कर सकता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य का मानवाधिकार आयोग हो, ऐसे ही मामलों की जांच कर सकते हैं जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से 1 साल से ज़्यादा समय न हुआ हो, ठीक है। ज़्यादा पुराने मामलों को निकाल कर उनकी जांच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 1 साल के अंदर जो मामले घटित हुए हैं उन्हीं की जांच कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा और इसका आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। और हमारे पास राज्य हैं 28। अभी तक कितने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किया गया है? तो अभी तक कुल ऐसे 23 राज्य हैं जिनमें राज्य मानवाधिकार आयोग ये काम कर रहा है। फिर है, राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, ठीक है। और हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में देखा था 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 हैं। और जिस तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में था कि अध्यक्ष कौन होता था? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश,
उसी तरह से जब हम राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई भी न्यायाधीश, ठीक है। ये चेंज भी 2019 में ही किया गया था। इसके लिए भी पहले ये था, इसमें भी ये था पहले कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष रह सकता है। बाद में चेंज किया गया कि सिर्फ मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि कोई भी न्यायाधीश हाई कोर्ट का होना चाहिए और सेवानिवृत्त वो अध्यक्ष होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसा पर कौन करता है? तो बात हो रही है राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्यों में प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो नियुक्ति कौन करता है राज्य मानवाधिकार आयोग की? राज्यपाल करता है, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की, ठीक है। और ये भी एक समिति की अनुशंसा पर ही करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? तो इनमें से कौन होते हैं? उपरोक्त सभी। राज्य का मुख्यमंत्री, जिस तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है NHRC होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में समिति गठित होती है। उसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग में मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य में कौन है? CM, है ना। तो CM होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्य का गृह मंत्री होता है, जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री होता है NHRC में, उसी तरह SHRC में राज्य का गृह मंत्री होता है और विपक्ष का नेता होता है। और अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है तो फिर क्या होता है? विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद में जो भी विपक्ष का नेता है वो भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि सभी राज्यों में नहीं है विधान परिषद, तो जहाँ है वहाँ वो भी शामिल होते हैं। अगर नहीं है तो नहीं, सिर्फ इतने ही लोग होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी D। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है दोनों ही चीज़ों से, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, दोनों ही कवर हो चुके हैं अच्छे से। और अब आती है बारी शिकायत की। मेरी शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ सारी ख़त्म कर दी हैं, लेकिन उनको आपने नहीं देखा है। व्यूज़ देखेंगे जाकर तो सिर्फ पॉलिटी में ही इतने कम हैं। तो इसलिए मुझे रीज़न जानना है कि रीज़न क्या है इसका। अगर रीज़न नोटिफिकेशन है तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप रिलीजियसली अपने गोल को फॉलो कर रहे हैं, आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं, तो ये कोई रीज़न नहीं है, ये सिर्फ बहाना है, ठीक है। बहाना क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप दिन में कम से कम 1 या 2 बार चैनल को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई वीडियो आई है या नहीं, या आप नोटिफिकेशन नहीं मिला तो इस वजह से आपने स्किप तो नहीं कर दी है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप ठीक से फॉलो कर रहे हैं, आप वीडियो का वेट करते हैं, आप पढ़ रहे हैं। अब नोटिफिकेशन नहीं आ रही और पॉलिटी की ही नहीं आती मोस्टली, तो अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, यूट्यूब की मर्ज़ी वो तो, ठीक है। लेकिन ये कोई बहाना, ये तो बहाना ही हुआ, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। और कोई रीज़न है तो आप लोग बता सकते हैं। और देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आंसर भी उनका देने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और ये लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों है? चलो कोई नहीं, आपकी इच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।